हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए जो 2024 में कंडक्ट हुआ था, सेकंड पेपर जो कि हमारे सीएसई प्रीलिम्स 2024 के बाद हुआ था। इसमें एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप की थीम को यूपीएससी प्रेफरेंस दे रहा है और क्या एग्जामिनर का माइंडसेट है, क्योंकि एग्जामिनर वही रहते हैं, माइंडसेट पकड़ने की चीज़ है। तो इसे पूछा लाइसोसोम इज़ नॉट करेक्ट। लाइसोसोम के ऊपर स्टेटमेंट पूछा है, दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल सबको लाइसोसोम ब्रेक कर देता है। इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट देखो, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, ये सही चीज़ है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ देखो, दे आर फॉर अ सुसाइडल बैग्स। तो कहीं ना कहीं ये आपका बेसिक स्टेटमेंट है, लेकिन डिस्पोज करते होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें ख़त्म होता होगा, तभी सुसाइडल है। स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, तो फॉरेन मटेरियल की एंट्री स्टॉप करते हैं और वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं कहीं ना कहीं। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और जनरली ये गलत होते हैं। तो ये नॉट करेक्ट वाला पहला सही हो गया। तो इससे पता चलता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑल एक्सट्रीम जितने भी केसेस आ रहे हैं कैन नॉट बी लाइक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो वो सब अभी गलत होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनील्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है। देखो ये नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता है, लाइसोसोम गोल्गी अपैरेटस में नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स, तो लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पढ़ा होता है, ये बेसिक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछता जनरली, बट पूछ ले तो क्या पता, आजकल सब पूछ ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, एटीपी, एडोइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस थ्रू आई बर्ड्स। पोटैटो में आपने देखा होगा, पोटैटो ऐसा होगा अगर तो उसमें एक बर्ड निकली होगी, आई बर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल है। आप शुगर कून का भी देख सकते हो, इसमें गांठ जैसी पड़ी रहती हैं, मतलब एक तरह से रिंग जैसी रहती हैं। ठीक है, ओनियन लेयरिंग होती है। ठीक है, जिंजर अगर आप देखोगे तो ये भी बर्ड्स की तरह से निकला रहता है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑन देयर ओन बोल रहा है। ऑस्मोसिस में एक लेयर लगा के, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ब्राउनियन मोशन में भी सर्टेन मोशन, कंडक्टेंस में भी पर्टिकुलर फोर्स काम करता है। ऑन देयर ओन, तो कोई भी चीज़ डिफ्यूज हो जाती है जो एक दूसरे पे रिलीव कर दी और अपने आप को मिक्स हो रही है, देन डिफ्यूज हो रही है एक दूसरे में। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे कि जो टेस्ट करने वाला पार्ट है, सॉलिड मटेरियल है, उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन, उसको निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉली एटॉमिक। सल्फर है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो ये मतलब पॉली एटॉमिक है। ठीक है, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, मतलब ये पॉली एटॉमिक होते हैं, बट ये इस स्टेट में एग्जिस्ट जनरली नहीं करते, ये करता है ड्यू टू कैटिनेशन। -3 किस पे होगा, नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन पे N3- चार्ज होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इन पे नहीं होता। नाइट्रेट्स होते हैं NO3, तो ये तो आपको कुछ को देखने पड़ेंगे। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 14 होगा। एन का मास कितना, 14 + 14, 1 मोल का 28, 0.5 मोल का 14, मतलब ये नहीं पूछेगा। सनलाइट में रिएक्शन होती है AgCl की, क्योंकि हम इसी के लिए तो इसको, जो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी स्किनिंग एजेंट इन पेंट्स, एन मिथाइल पायरोलिडोन। ये आपको याद रख लेना, कभी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में एंटी स्किनिंग एजेंट commonly used, एंटी स्किनिंग एजेंट इन पेंट एंड मिथाइल पायरोलिडोन। ठीक है, बाकी तो नहीं है। जिलेटिन जेल होते हैं ना, जो सोल जेल, उनका काम करते हैं। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये तो नहीं पूछेगा होपफुली, ये भी नहीं पूछेगा, तो आप इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आंसर मैंने टिक कर दिया ताकि जिसको देखना हो। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इस टाइप तक जा सकता है, बट ये भी नहीं जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
इट अपीयर बिटवीन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट फोर्स तभी होगा. इट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही है. इट मे अपीयर बिटवीन अ टू पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, कोई भी हो सकते हैं दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी, तो ये ऑल थ्री आर करेक्ट. ठीक है, इसमें कोई भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट उस टाइप का नहीं था, तो ये इस टाइप के जेनरिक स्टेटमेंट इट मे अपीयर, तो ये आपको जेनरिक ही हो गए सारे. ठीक है, तो ये वाला तो वैसे ही हटा दोगे उसमें से, और ये तो बहुत ही जेनरिक है, एक और तीन होगा ही होगा, तो अब इसको भी हटा दोगे, इसमें आ जाओगे. थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ऐसे कुछ में खास है नहीं. ये आपकी इमेज बनाने का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, सीएससी में. लाइटनिंग इज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड. ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है कभी भी. ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं है. ये शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड. शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता है, वो भी नेचुरल फिनोमेना में. फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड, इससे भी लाइटनिंग नहीं होती, हालांकि लोगों को ये लग सकता है, बट इससे भी नहीं होती. कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस एंड कलेक्शन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टॉप ऑफ द क्लाउड. देखो ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ऑन द ग्राउंड इसमें बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज ऑन द बेस एंड नेगेटिवली चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज एट द बेस. तो ये आप देखोगे जब भी यूपीएससी दो स्टेटमेंट जो कि पूरे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे से, कंप्लीटली अपोजिट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उनमें से ही एक आंसर आपका होता है. तो आपको 50-50 में तो वैसे ही आ जाना है. ठीक है, इन दो में से देन आपकी चॉइस है, और इसमें आप 50-50 के बाद लगा सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज था. बाकी ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. बाकी तक्षशिला वॉज कैपिटल, तक्षशिला कहाँ था, अफगानिस्तान. गांधार कैपिटल थी, काशी थी नहीं, कुरु थी नहीं. कुरु किसकी कैपिटल थी, कमेंट में बताओगे. अवंती किसकी कैपिटल थी. प्रद्योत किंग कहाँ का था, है ना, तो किस डायनेस्टी की थी. ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है. उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव थे. तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट. इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है यहाँ पर. जॉब अगर लिखा होता है जॉब टू ऑल विच वॉज इम्पॉसिबल, तो वो एक्सट्रीम हो जाता है. ये हो गया आपका जेनरिक स्टेटमेंट कि हम सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी सभी के पास है कि पीएम बन सकता है, लेकिन क्या सबको पीएम की जॉब मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा. टू मेक असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, असेसमेंट तो कर ही सकते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज दिया होता है या कुछ और एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया होता है, तो ये गलत हो जाता. इट इज़ अ जेनरिक स्टेटमेंट. एक तो फिर दोनों ही बोथ 1 and 2 इज आंसर करेक्ट है इसमें. ये बेसिक जेनरिक स्टेटमेंट है, इन पे आपको कभी भी डाउट नहीं करना है. Who among the following was the last Governor General of India before the office was permanently abolished? आपको पता होना चाहिए कि सी राजगोपालाचारी थे, कि जब हमारे माउंटबेटन जी गए उसके बाद में कुछ टाइम के लिए जब भी जो ये ऑफिस है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ख़त्म नहीं हुआ, तब तक हमारे सी राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर. तो ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं. बाकी आप सोचो लॉर्ड लास्ट तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, अगर किसी को याद भी हो तो. लिंगलितगो वेवल तो वैसे ही हट गए, फिर आपको इन दोनों में तो वैसे ही आ जाना चाहिए. तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू 5 year प्लान्स इन इंडिया. ठीक है, फर्स्ट एंड 9th 5 year प्लान अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. फर्स्ट में प्रायोरिटी थी क्या, थी, बिल्कुल थी. ठीक है, 9th में थी, डेफिनेटली थी. प्रायोरिटी देना इज़ नॉट अ, मतलब मैंने प्रायोरिटी दे दी प्लानिंग में. ठीक है यार, मैं ये चीज़ करूँगा, मेरी प्लानिंग है कि मैं 8 to 10 आवर्स अपना यूपीएससी सीएससी को दूंगा, तो ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी है. अब अचीवमेंट की बात नहीं हो रही कि बहुत अचीवमेंट हो गया, तो ये जेनरिक स्टेटमेंट ही होगा. मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अब जैसे मैंने माई एस्पिरेशन इज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, इट्स नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. आई एस्पायर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, बट इट डजेंट मीन आई विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और आई एम अ प्राइम मिनिस्टर और आई एम इवन अ सीरियस कंटेंडर फॉर इट एज ऑफ नाउ. तो ये मतलब इवन मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ मतलब अभी तो लीव इट असाइड, मजाक कर रहा था. द थर्ड प्लान वॉज बेस्ड ऑन द हेरोडोमर. अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. देखो फर्स्ट प्लान किसका था, सेकंड प्लान किसका था, थर्ड प्लान किसका था. ठीक है, फर्स्ट इज ऑन विच मॉडल,
फर्स्ट इज ऑन दिस मॉडल, सेकेंड है महलानोविस मॉडल, थर्ड इज ऑन, तो आपको बताना गडगिल मॉडल। तो इस टाइप के मॉडल्स थे। तो हैरोडोमर मॉडल आई थिंक फर्स्ट का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये थर्ड का नहीं था, ये बिल्कुल उसने फैक्ट पूछ लिया। अब यहाँ उसके पास खेलने का मौका था, देखो कहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है। तो उसने एग्जैक्ट एक फैक्ट दे दिया। तो फैक्ट, अब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। थर्ड 5 ईयर प्लान, या तो ये चेंज कर देगा तो ये करा ही है, फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गलत करने की गुंजाइश है कि ये फैक्ट है जिसको वो चेंज कर सकता था। इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज कर सकता था। सेवेंथ प्लान, फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फोकस्ड, अगेन फोकस्ड। तो ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, आपको देखते ही अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि यही था वो मॉडल। नाइन्थ 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन मैसिव इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, मैसिव इन्वेस्टमेंट करें कहाँ हुए नाइन्थ 5 ईयर प्लान में मैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी पब्लिक सेक्टर में। उल्टा पब्लिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन का टाइम आ गया था। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट हो गए। इन्वेस्टमेंट इज मनी रिलेटेड, मॉनेटरी थिंग इतनी ज़्यादा एकदम से नहीं होती कि आई वुड गिव $1 million टू समथिंग, $1 billion टू समथिंग। अगर कोई लिख दे कि वर्ल्ड बैंक गिव $500 billion फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वो डेफिनेटली गलत होने वाला है, बिकॉज इतना जनरली नहीं देगा। मतलब 99.99% केस में तो नहीं देगा। तो ऐसा मैसिव इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करे थे वो भी पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। एम्फेसाइज्ड ऑन, तो एम्फेसाइज तो आपको सही हो सकता है। मैसिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सही था। ये मैसिव हटा दो तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा 1 और 3। तो आपका करेक्ट था, दोनों जेनरिक है। 1 और 3 किस में आ रहा है आप खुद देखो, ना तो इसमें 1 और 3 आ रहा है, ना तो इसमें 1 और 3 आ रहा है, ना तो इसमें 1 और 3 आ रहा है। आप आंसर पे पहले ही आ गए थे अगर आपको जेनरिक स्टेटमेंट पता है, क्योंकि 1 2 3 भी सही नहीं है। सो यू नो कि 1 और 3 तो करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। देयर आर चांसेस। तो आपको अब आप एक चीज़ और नोटिस करना कि यहाँ पर 2 आउट ऑफ 4 में से 2 आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये जनरली यूपीएससी का ट्रेंड है कि 6 to 7 क्वेश्चन में अगर 4 चीज़ें दी है तो उसमें से 2 करेक्ट करता है 6 to 7 क्वेश्चन में। ये अब थोड़ा डाउन भी गया है कभी कभी, तो ये 5 क्वेश्चन में तो होता ही है। तो आपकी ज़्यादा चांसेस है कि जिसमें आप रिस्क लें। तो अगर रिस्क ही लेना है तो 2 आउट ऑफ 4 के सिनेरियो पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें इससे एक आइडिया मिल जाता है। नाउ, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, विच आर द फॉलोइंग प्लान वर इनिशिएटेड इन इंडिया? बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान। देखो गांधीयन प्लान तो पहले आया होगा डेफिनेटली, बिफोर 5 ईयर प्लान के। फोर्थ तो होना ही होना है। मतलब कुछ ना कुछ गांधी जी का एक आइडिया था, सर्वोदय प्लान, सबको उठाना है। सर्वोदय का आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा आज़ादी के टाइम से ही था। तो 3 और 4 अगर देखा जाए तो हम दोनों स्टेटमेंट को सही माने। बॉम्बे प्लान, अब आपने पढ़ा होगा अगर कि बॉम्बे प्लान आया था एक, जिसमें हमने प्लानिंग करी थी। तो 1 2 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 चीज़ें दी हैं, लेकिन यहाँ पे चारों करेक्ट हैं। बट इस सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, इनिशिएट हुए थे। और इन सबको आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इनको जो ट्रेस करोगे वो आप इंडिपेंडेंस के पहले ही ट्रेस कर रहे हो थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं अगर आप फोर्थ से भी जाओ, लेट्स से सर्वोदय प्लान और गांधीयन प्लान से, तो भी आप 50-50 में हो। और बॉम्बे प्लान आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आपने प्लानिंग इंडिया की देखी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी है, देन आपने डेफिनेटली इसको सुना ही होगा। तो अगर आपने एक सुना था, आपको पता है कि 1 और 3 साथ में है, फिर 4 भी है चांसेस, तो आपका ये करेक्ट होने के चांस ज़्यादा है। आई एम स्टिल सेइंग कि 10 में से एटलीस्ट 5 टाइम्स वो 2 आउट ऑफ 4 करेक्ट करेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपने साथ जाना होगा। आप कोई भी 2 सही मान लोगे, पर आप 2 गलत कैसे मान लोगे? पीपल्स प्लान ये बहुत ही जेनरिक है, मतलब लोगों के लिए एक प्लान बना दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर सही कर ही दोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और कैसे यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको जाना है। एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ये तो बेसिक आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, तो वेस्ट लैंड की कैटेगरी में चला जाएगा। बैरन एंड वेस्ट लैंड कौन सा होता है? जिसको हम लेफ्ट फेलो, हम फेलो नहीं छोड़ते उसको, वो बैरन ही है, तो उसमें फेलो छोड़ने की क्या बात है? मतलब इसको फेलो छोड़ा गया, यानी इसमें कल्टीवेशन हो सकती है, यानी कल्टिवेबल वेस्ट लैंड इसका आंसर है। करंट फेलो तो है नहीं, जो कि मतलब अभी की ईयर के पीरियड में हो। फेलो अदर देन करंट फेलो 2 to 5 ईयर्स के पीरियड का होता है। तो ये आपकी जो, और ये क्वेश्चन यूपीएससी
CSE में भी लास्ट ईयर टू टच करा चुका है कि मतलब, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या ये रिपीटेड थीम्स है। नाउ विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो, क्लाइमेट इज ह्यूमिड, ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, कोस्टल भी है, ट्रॉपिकल भी है, ह्यूमिड भी है क्योंकि वो सी के पास में है। तो ये तो हट गया अपना स्टेटमेंट, मतलब ये करेक्ट है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट पे भी आपको ध्यान देना है, सर्कल कर लो, मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा सही रहेगा। मैक्सिमम रेनफॉल अकर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, ये फैक्ट है, वी डू नीड टू चेक द फैक्ट, हमें नहीं पता इसका क्या आंसर है। मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में कब होती है? मार्च टू अप्रैल में। ट्रॉपिकल हीट कब ज़्यादा पड़ेगी? मई जून जुलाई, मतलब ट्रॉपिक्स में हीट कब पड़ती है? 21 जून को क्या होता है? समर सॉल्स्टिस। तो सबसे ज़्यादा हीट क्या उसी दौरान पड़ेगी, तो देर आर चांसेस कि उस पीरियड में ज़्यादा रेन हो, क्योंकि रेन का सीजन तो अपना मानसून है ना, तो मानसून तो एक ही 1.5 महीने के पीरियड में हर जगह आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से हिंट लगा के इसको मान के चलो कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला देखें, अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल विच इज़ 150 मीटर वाइड। क्या ये 10 डिग्री चैनल है कि ये 9 डिग्री चैनल है? यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या ये 150 किलोमीटर वाइड है या 140 है या 160 है? तो यहाँ दो फैक्ट है, देयर आर चांसेस कि डेटा गलत करे, और जनरली ये किसी की हैबिट देखी गई है, जैसे 10 डिग्री ये जो वैल्यूज़ हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज गलत रखता है। आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय निग्रिटो ट्राइब्स। अब आपको नेग्रिटो ट्राइब्स पता हो तो ये अफ्रीकन ट्राइब्स होते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये सिंगल फैक्ट है, इसको गलत करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ डेटा है, डेटा को गलत करना आसान है। आपको ये देखना है कि फिर आपका आंसर क्या होगा, समझो। तो आप देखो, अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इसमें आपको सही आंसर तक पहुँचे कैसे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तो ये भी सोच सकते हो, अगर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ तो आप हमेशा सोच सकते हो, लेकिन आपको अपने नॉलेज पे यहाँ पर जाना है। पहला आपका स्टेटमेंट सही है तो गलत हो जाता है, सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, 9 भी हो सकता है, 10 तो है, तो उसके आसपास ही, इतना तो आइडिया आपको हो गई। 150 में आपको स्पेसिफिक डिटेल दे रहा है, समझ रहे हो, स्पेसिफिक डिटेल दे रहा है कि सेपरेटेड बाय 10 डिग्री विच इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। अब आपको नहीं पता, लेकिन आप उसको गलत भी नहीं मान सकते, आपको डाउट जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। इनहेबिटेड निग्रिटो या अफ्रीकन ट्राइब्स में होगा, यहाँ पे भी डाउट होगा कि निग्रो जो निग्रिटो होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक या दो निग्रिटो ट्राइब्स भी रहते हैं, उनकी मतलब फैमिली रहती है या क्लैन रहता है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू फॉल्सिफाई इट। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इन यूपी, इन मतलब लेट्स से इन यूपी कानपुर देयर लिप्स अ नागा ट्राइब, तो देयर आर चांसेस कि कोई नागा ट्राइब यहाँ पे रुका हो, तो यू कांट डिनाई जब तक वो पता ना हो कि कोई भी नागा यहाँ नहीं रहता। तो ये स्टेटमेंट सही है इस सेंस में, तो इसको काट देंगे क्योंकि हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें कहीं डाउट है कि 10 डिग्री चैनल लाइट, अगर आप पढ़ते हो कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में, 9 डिग्री चैनल मालदीव्स है, तो ये सब आप पढ़ते हो। अब अब ये एम्फेसाइज कर रहा है विच इज़ 150 मीटर वाइड, मतलब बोल रहा है 10 डिग्री तो सही है, वो 150 मीटर वाइड भी है। देर आर चांसेस की डबल फैक्ट है, डबल फैक्ट के गलत होने के चांसेस कम है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है, नहीं गलत हो जाएगा। अब आपको पता होगा मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में कब होती है? जून जुलाई, मई जून जुलाई, और सबसे पहले अंडमान निकोबार के पास मानसून भी आएगा, हीट इंटेंस होगी। मार्च अप्रैल में इतनी रेन इंडिया में नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। थोड़ा आपको मतलब आइडिया हो, मैक्सिमम रेनफॉल नहीं होती, रेनफॉल जरूर होती है उस टाइम पे। तो ये आपका आंसर, आप जाओगे बी के साथ में। अगेन आई एम सेइंग, आपको थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ करना है, मानसून को याद रखना है, इंडियन पैटर्न, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को याद रखना है थोड़ा सा कि ट्रॉपिक्स में क्या होता है, समझ रहे हो। तो उस सेंस से अगर आप चाहते तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे, अदरवाइज आपको नॉलेज कुछ कुछ चीज़ों का होता है, देन आप तो भी आप पहुंच जाते। मेरा ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का रीजन, आपको किस तरीके का माइंडसेट लेके जाना है एग्जामिनेशन में, वो आपको हेल्प जरूर करेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर, मुझे भी करा है। एंड ऐसा नहीं है, मेरा 2024 का स्कोर कार्ड भी आएगा, देन आई ऑल्सो विल ऑल्सो शेयर, आई विल ऑल्सो शेयर दैट एंड आई विल टेल माई मिस्टेक्स। मेरी मिस्टेक्स इन सब चीज़ों में हुई नहीं है, देर आर सिली मिस्टेक्स वी डू कमिट। और 2023 में मेरे 87 मार्क्स थे, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जिसने भी नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको हर चीज़ पेपर में नहीं आती होगी। जैसे मैं कुछ कुछ नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ, मानसून का ये नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ, देन मैं एम्फेसिस देख रहा हूँ विच इज़ 150 मीटर वाइड, देन इट इज़ सेइंग कि डबल फैक्ट है, देयर आर चांसेस कि वो इनकरेक्ट भी हो, बट आपको देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ वो कर रहा है, वहाँ पे खेल कहाँ रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज नॉट रिलेटेड टू मेडिटेरेनियन सी। चलो देखते हैं। देखो, सिरोको, मोरक्को, आपको पता होना चाहिए। तो मोरक्को कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, ये काट दो। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, नॉलेज से जाओ यहाँ पे, काट दो। खमसीन इज इन अपन शाहरन रीजन, ठीक है, तो ये भी आप काट दो क्योंकि ये भी मेडिटेरेनियन को टच करती है। हरमट्टन है, हरमट्टन मेडिटेरेनियन को टच नहीं करती है, ये थोड़ा सा नीचे लैटिट्यूड पे हमारे अफ्रीका पे है, तो इसका आंसर ये है। आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आप पढ़ लेना विंड पैटर्न के बारे में, क्योंकि यूपीएससी डू रिपीट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, आपको रेडी रहना है। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर कराता जा रहा हूँ, तो कम से कम इन आंसर को तो याद तो रखना, क्योंकि अगर ये रिपीट होते हैं तो आपके फ्री के नंबर कहीं नहीं गए, और ये रिपीट होते ही हैं। मैं आपको 2024 में कितने क्वेश्चन इन सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन जो उसके पहले हुए थे उसमें से रिपीट हुए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो बना के मैं उसमें आपको बाइजेक्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा एज इट इज़ रिपीटेड, तो आपके भी थोड़े चक्षु खुल जाएंगे, नॉलेज आपका एनहेंस होगा, मेरा भी, क्योंकि वी आर ऑल्सो लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम नॉट लाइक आई नो एवरीथिंग, बट आई एम डूइंग the thing that is needed to be done other than reading the books, basic books, ठीक है। there has to be certain knowledge, certain common sense which need to be there. which of the following is a landlocked water body? लैंडलॉक वाटर बॉडी कौन सी है? मेडिटेरेनियन लैंडलॉक्ड है? नहीं है। ब्लैक सी लैंडलॉक्ड है? नहीं है। रेड सी लैंडलॉक्ड है? नहीं है। पर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी कहाँ पर है? अगर आप मुझे कमेंट में बता पाएँ कि किन दो कंट्री के बीच में या कहाँ पे लॉक्ड है, काजोज में है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कहाँ पे है, ठीक है। या फिर आप कहाँ पे, किस बॉर्डर पे है? कैस्पियन सी के अराउंड की कंट्रीज बता सकते हैं, तारीख है क्या, आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्री के अराउंड कैस्पियन सी है? तो पर लैंडलॉक कैस्पियन सी है। रेड सी आपको किस में मिलता है? मेडिटेरेनियन सी आपको पता है कहाँ जाता है, अटलांटिक ओशियन है उस तरफ, इधर आप आते हैं, इधर आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी किस ओशियन से कनेक्टेड है आपको पता हो तो? अब स्ट्रेट ऑफ मरमरा, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये आपने ब्लैक सी के रीजन में पढ़ी होगी, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। रेड सी आपका इंडियन ओशन से मिलता है, कैस्पियन सी आपका लैंडलॉक्ड है। तो ये आपको कुछ कुछ आइडिया है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बेंगुएला करंट इज नॉट करेक्ट? बेंगुएला करंट अगर आपने पढ़ी हो तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, जोग्राफिकल नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जोग्राफी का वेटेज अभी आप देख रहे हो कि रिसेंटली काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो बेंगुएला करंट के ऊपर क्वेश्चन है ना, कि बेंगुएला करंट क्या है क्या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। देखो कितना, मतलब एकदम पिन पॉइंट लोकेशन बता दी, वेस्ट कोस्ट। अब देखते हैं जरा नॉर्थ अफ्रीका का, ये कौन सा कोस्ट है और ये कौन सा कोस्ट है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये वेस्ट कोस्ट है, क्या ईस्ट कोस्ट है? बेंगुएला करंट आपको पता है कहाँ से आती है, और नॉलेज होगा, इट्स अ कोल्ड करंट, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कन्फ्यूजन है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ ज्योग्राफी पढ़ लो। डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिल्कुल सही है। फ्लो इज अटलांटिक ओशन बिल्कुल सही है। अगर ये अटलांटिक ओशन में बह रही है तो ये किस कोस्ट को हिट करेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर कोई अटलांटिक ओशन में बह रही है, अटलांटिक ओशन का ये रहा, तो ये किस कोस्ट पे हिट करेगी? आप खुद देखिए। तो अफ्रीका के इस कोस्ट पे हिट करेगी, है ना। इट विल द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये नॉर्थ अफ्रीका नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट पे हिट नहीं करती है, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। तो इसीलिए आप थोड़ा ज्योग्राफी का अपना नॉलेज अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हर स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन आएगा, जो कि 2024 के पेपर में कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी ज्योग्राफी वीक थी उस टाइम पे। अभी थोड़ा इम्प्रूव करा है, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। Lowest part of most bolsons is occupied by the landform called playa. Which is category of landform does it represent? arid landform होता है playa, ये आप पढ़ते हैं। आप फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी कई सारे पढ़ते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म के एग्जांपल मुझे कमेंट में बताना, ग्लेशियल लैंडफॉर्म के एग्जांपल बताना। अच्छा, जैसे आप कई जगह पढ़ते हैं कि मोरेन्स क्या हैं, एस्कर्ट्स क्या हैं, है ना, तो ये सब आप पढ़ेंगे। अगर पेरी ग्लेशियल,
सेमी ग्लेशियल जो नीचे आते हैं, बट दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अरिड और फ्लूवियल लैंडफॉर्म एज वेल। तो ये काफ़ी डिटेल में यूपीएससी आजकल ज्योग्राफी में जा रहा है। यू नीड टू गेट योर ज्योग्राफी राइट, ठीक, टू गेट दिस सिलेक्शन इन ए राइट मैनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। ये तो मतलब रेयर ही पूछेगा बट ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। तो ये थोड़ा ईजी है, आप और ऑप्शन पढ़ोगे कुछ ना कुछ मिसिंग है। विच वन ऑफ द विच इन विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? ट्रेचिया में आपको मिलता है, कार्टिलेजेस होती हैं। नोज़ की आपकी नोज़ कार्टिलेज तो फेमस है। नी जॉइंट में भी कार्टिलेजेस होती है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। मतलब ब्रोंकाइटिस जो हम कहते हैं डिसीज हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, फेफड़ों के पास, तो वहाँ पे नहीं होती है। नेफ्रॉन किडनी में होता है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन? तो बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। हमारा बेसिक नॉलेज बायोलॉजी का यहाँ आ जाता है। देखो, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम स्पॉन्ज होते हैं? देखो, सीलेंट्रेटा, सीलन, जिनमें सीलोन टाइप स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ठीक है, तो ये आप जेलीफिश टाइप देखते हो। प्लेटी हेलमिंथीस फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ते हो। देन वी हैव पोरीफेरा, जिनमें पोर्स होते हैं। अब पोर्स किस में होते हैं? स्पॉन्जेस में होते हैं, तो आपको नॉलेज से पता होना चाहिए। तो स्पॉन्जेस करेक्ट है। एक्इनोडर्मेटा, तो इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन स्किन्स का इनका ऊपर होता है, तो ये आप इनके बारे में पढ़ते हो, तो ये आपको नॉलेज थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेना, बिकॉज हो सकता है ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको सीएससी प्रीलिम्स में भी दिख जाए। देन यू से कि बायोलॉजी तो नहीं पूछते थे, अब पूछ लिया। A point object is placed center of curvature of a spherical concave mirror, which of the following would be the correct location of image at the center of curvature? वो बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्पेरिकल कॉनकेव यहाँ पे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट लोकेशन ऑफ इमेज? तो तभी यहाँ से जो इमेज बनेगी, ये देखो, ये जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पड़ी, तो ये इस जगह पे बनेगी। ये आपको ऐसे मतलब, ठीक है, तो ये आप पढ़ते हो बेसिकली, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी इस तरफ जाएगा, दिक्कत आएगी। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, द पर्सन के सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया तो पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नियर साइटेडनेस है, दूर को नहीं देख सकता, ठीक। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है नहीं इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नहीं है। मतलब टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसका सही आंसर है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं है, सीएससी के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ठीक। नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज करेक्ट? थॉमस सेवरी इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब, हमें नहीं पता इसका। थॉमस न्यूकॉमन इन्वेंटेड केमिकल डाइस, इसका भी नहीं पता। जेम्स वॉट इन्वेंशन कन्वर्टेड अ स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग अ मेयर पंप इनटू वन विच वुड प्रोवाइड एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज। कितना प्यारा स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये करेक्ट होने के चांस बहुत है। मैथ्यू बोल्टन डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग गोल्ड इम्प्योरिटी। आप एक चीज़ देख रहे हो कि तीनों स्टेटमेंट हैं वो वन लाइनर फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है, बिकॉज आइदर ये पर्सन ने इन्वेंट कर नहीं करा हो सकता है, या ये पर्सन ही ना हो, तो इनको वैसे कोई को भी चेंज करना आसान है। कि जैसे वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनाग्रेटेड टाटा मोटो जीपी या मोटो जीपी, तो उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं, बट मैं एम्फेसाइज करूँ कि जेम्स वॉट्स इन्वेंशन, वो ये भी नहीं बोला कौन सा, कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग अ मेयर पंप इनटू वन विच वुड प्रोवाइड एनर्जी। कितना जेनरिक और एक्सप्लेनेटरी, जब भी कोई स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी हो देर आर चांसेस नहीं, वही स्टेटमेंट होता है जो एग्जाम्पलर चाहता है कि आप समझें और आप उसको जेनरिक मान के अटेम्प्ट करें, बिकॉज देर आर नो अदर स्टेटमेंट विच इज सिमिलर टू दिस। अदर आर लाइक he invented this, he invented this, he invented it, similar kind of statement. One is very generic and explanatory, which means their examiner is emphasizing why would it make such a statement that converted the from being a mere pump
into one which would provide energy to power machines and factories. You have to know that. मतलब you have to understand the concept, you have to get the feel of it. The first cotton mill in British India which began production in 1856 was set up by, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें कोई आप बहुत कर नहीं सकते, CN दावर। तो आप ये नॉलेज ले लो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, CSE में भी हो सकता है कहीं आ जाए, रेडी रहो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। In 90, Gandhiji in 1948 argued for the reorganization of provinces on the linguistic basis. गांधी जी डिवीजन की बात करें वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे असंभव, ये हो ही नहीं सकता। वो तो इस बेसिस पे कभी डिवाइड नहीं कर सकते लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं। आर्ग्यू करा वो भी 1948 में, तो ये तो गलती है, मतलब ऐसा नहीं है। गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो यूनाइट करने की बातें करने वाला डिवाइड करने की बातें नहीं करते, वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे पे आपको पता है ढार कमीशन है, JBP कमीशन है, ये सब बाद में आया जब पोट्टी से 1953 की बात है, फिर रामतुल्लू लीडर की मौत 1956 में आंध्रा का। तो ये सब आपको पढ़ोगे तो आपको पता होगा। तो नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ हो गया था। इंस्पायर्ड बाय दांडी मार्च, महात्मा गांधी तमिलनाडु, C राजगोपालाचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम, आपको पता होना चाहिए कि तिरुचिरापल्ली टू वेदरनियम ऑन तंजौर कोस्ट पे ये गए थे। आप पढ़ते हो स्पेक्ट्रम में, वेरी वेल डिफाइंड है, तो आपको पता होगा, पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको पढ़ लेना। हो सकता है कि इस बार मॉडर्न हिस्ट्री रिपीट मार जाए, देन आप कहो कि यार मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछ नहीं रहा था, फिर एकदम से आ गई। रेडी फॉर दैट, मैंने 2024 के अटेम्प्ट सीखा ही, कुछ भी आ सकता है। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। इट डजंट मीन रीड एवरीथिंग, इट डजंट मीन रीड द बेसिक सोर्सेज विच आर नीडेड टू बी कवर and focus on the sources which are getting repeated more, but it doesn't mean do not give focus to those topics which are not getting asked regularly or not getting asked in a subsequent, in a substantial manner, which generally they used to be asked before. So be ready for the pattern change, because pattern changes the pattern repeat. Be ready for that. Achar Vinoba Bhave received first donation of land under Bhudal movement at Pochampalli। आप देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपको थोड़ा बहुत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पार्टियां पूछी थी 2024 प्रीलिम्स में कि आचार्य नरेंद्र देव ने कौन सी पार्टी बनाई थी। ये सब NCERT में दिया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, इसको पढ़ लो, या कहीं यूट्यूब वीडियो से भी आप कवर कर सकते हो, मोर देन इनफ है। मेज वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय अफ्रीका एंड स्पेन। तो ये आपका इसी तरीके से पूछ लेगा कि अभी इस बार भी आया था ना 2024 में, कि किसने स्पेन और अमेरिका, ऐसा कुछ करके था, अमेरिकन्स ने कहाँ पे, मलय में या इंडोनेशिया में कुछ करा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। बी रेडी। तो मेज़ का मक्का कहाँ से आया, अफ्रीका एंड स्पेन, ठीक। इंडिया बाय अफ्रीका एंड स्पेन, तो इसमें इंडिया में आ गया। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन पासेस इन द रेंज विच आर लोकेटेड करेक्टली मैच। जो जिला ग्रेट हिमालयस में है, तो ये तो नहीं है। बनिहाल पास पीर पंजाल रेस में फेमस है। पोतुला लद्दाख रेंज में नहीं है। खारदुंगला कार इस रेंज में नहीं है। तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। और आपको पता है बनिहाल पीर पंजाल में है, तो आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो हटा ही सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट आपको नॉलेज इनका पूरा होना चाहिए। पासेस पढ़ लेना, CSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Which of the following statements with reference to the black cotton soil of India is not correct? Not correct. रेगूर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सही स्टेटमेंट होकर गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, ये सही बात होकर गलत हो जाती है। दे आर रिच इन लाइम, ये सही बात होकर गलत हो जाती है। दीज सॉइल्स हैव लेस क्ले फैक्टर एंड हैंस कैन सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप एंड वेल। जब लेस क्ले फैक्टर होगा तो वाइड वेराइटी कहाँ से आएगी? तो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये गलत हो जाता है। विच इज आवर आंसर। नाउ हमें मैच द फॉलोइंग बोला है, हाइड्रो पावर प्लांट, ये पूछता रहता है। देखो तो देखो आपको नाम से जाना है। डोयांग, कुछ कुछ नाम दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट का। गोमुती नहीं पता, कपिली नहीं पता, रंगनादी, ये कहीं ना कहीं आपको नाम थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। तो एक आपका है दोयांग है नागालैंड में, ठीक। गोमती है त्रिपुरा में। कपिली 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 आपका है असम में, और रंगनादी है आपका अरुणाचल में। तो आप थोड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, इनको तो एटलीस्ट याद ही कर लो, कम से कम ये 4 तो आप याद कर लो, ताकि इनमें से अगर कोई रिपीट होता है CSE प्रीलिम्स में
तो आप रेडी रहना, बिकॉज क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीट होते ही है। ये बहुत फेमस है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्री का होता है। हरिकेन्स कहाँ आते हैं? हरिकेन्स यूएसए में आते हैं। विली विलीस हम पढ़ते हैं हर बार कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। देखो बागुयो, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। चाइनीज़ जब भी पढ़ते हैं तो सी का सॉरी हम पढ़ते हैं फिलीपींस में, ठीक है। बागुयो टाइफून्स चाइना, ठीक है। तो चाइनीज़ मतलब साउथ चाइना सी में आते हैं। बागुयो फिलीपींस इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, आप पढ़ते ही हैं इसमें से। और ये जनरली पीसीएस एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर यूपी पीसीएस में, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं ज़्यादातर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ द रिवर ऑफ द इंडस सिस्टम। सतलज originated in तिब्बत where it noted लांचिंग खाम्बाव। ये स्टेटमेंट सही है। सतलुज इज द क्लास एग्जाम्पल ऑफ एंटेसिडेंट रिवर, डेफिनेटली सही है। झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी झेलम है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऑल थ्री करेक्ट वैसे ही नहीं थे। और झेलम नहीं है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। आप हमें कमेंट में बताओगे कौन सी है। क्या जिस रिवर की बात हो रही है ऊपर, क्या वही है? क्या सतलज ही है? क्योंकि ऊपर सतलज के ऊपर स्टेटमेंट है, ये झेलम डाल दिया। एग्जामिनर का माइंडसेट समझे कि पहले वो सतलज के बारे में बात करता है कहाँ से शुरू होती है, फिर सतलज की बताता है कि क्या ट्रेजेक्ट्री रहती है, कि एंटेसिडेंट रिवर है कि पहाड़ों के बीच में से काटती हुई निकलती है। फिर उसने सतलज ही डालना था, उसने उसकी जगह पे झेलम डाल दिया। समझ रहे हो, क्वेश्चन सतलज पे ही था, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन रॉन्ग ही पुट द झेलम हियर। तो आपको इस वाले माइंडसेट को भी समझना है, ये बहुत बार यूपीएससी करता है। igneous as well as metamorphic rocks. Granite is a igneous as well as metamorphic rock. Genesis is not a gabbro or geyserite. These are not your both kind of rocks, but granite is both. Genesis आप नीज बोलते हैं, तो ये आपका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब आपको क्या याद करना है, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आप पढ़ोगे इग्नियस अलग से कि एग्जाम्पल क्या क्या है ग्रेनाइट के अलावा और कौन कौन सी हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, है ना। और जो हमारी सेडामेंट्री कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक कौन सी है, चौक कौन सी है, आपकी स्लेट कौन सी है ना, नीज कौन सी है, गैबरो कौन सी है। तो आपको ये सब याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पायरोक्सिन कॉमनली फाउंड इन मीटेओराइट्स। आपको याद कर लेना, अभी इतना स्टेटमेंट इस टाइप के हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी तो ये करेक्ट है नहीं, तो इनको काट ही दो। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब ये केमिकल वेदरिंग आपकी सीएसई में नहीं पूछी क्या? 2024 के प्रीलिम्स में पूछी है। तो कुछ सॉल्यूशन बनता है, ये पूछा था, पानी से हाइड्रेशन हो जाता है। सॉल्यूशन किससे है? CO2 वाटर से भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी फॉलो होती है। थॉइंग, जमना, पिघलना, इसको बर्फ़ को कहते हैं, बर्फ़ की थॉइंग ऑफ ग्लेशियर, इस टाइप की चीज़ है। तो ये केमिकल वेदरिंग तो है नहीं, ये तो फिजिकल फेनोमेना है। वजह तो फॉल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम 2। ये होता है 2n² से चलते हैं। फर्स्ट शेल 1 होगी तो 2, सेकंड में होगा 2 तो 8, फिर 18, ऐसे करके आएगा। तो ये ठीक है। एट विच टेम्परेचर लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी? 277 पे दिखाएगा मैक्सिमम डेंसिटी, 273+4 यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है। तो आपको पढ़ते हो। वैलेंसी ऑफ 3 नाइट्रोजन की होती है, इसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 शो कर देगा, 1 2 3 4 शो करेगा। या सोडियम की 1 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं Fe2O3.XH2O। ये हम पढ़ते हैं, बेसिक केमिस्ट्री, आप रिवाइज कर लेना क्योंकि इजी क्वेश्चन हैं और ये प्रीलिम्स में जरूर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन क्या होता है? NH2CO NH2। पोटेशियम सल्फेट में नहीं है, सुपर फॉस्फेट में नहीं है, बोन मील में नहीं है। बोन मील आप मुझे गूगल करिए खुद और बताइए कि बोन मील का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज़ तो आपने नोटिस कर ली कि नाइट्रोजन तो नहीं है, आपको ये याद रखनी है चीज़, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर द एल्यूमिनियम? वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, तो ये गलत हो जाता है। आंसर ईजी है। एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ डायमंड प्योर कार्बन का बना होता है, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मिक्सिंग ऑफ NaOH HCl?
एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा तो ये केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन इज अ फिजिकल फिनोमेना, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल फिनोमेना, थॉइंग भी देखा था, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड इज अ फिजिकल फिनोमेना। ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखो वे 4 केसेस विच सर्टेन हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस, मतलब किसमें सर्टेनली हीट ट्रांसफर हो रहा है, इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास, सर्टेनली हो रहा है, ऐसा नहीं है। वाटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन कंटेनर, ऐसा भी नहीं है। अ मेटल रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस। ठीक है, तो अ कप ऑफ देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन अ टेबल। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन अ टेबल, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है इन चारों केसेस में हो रही है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि सर्टेन टाइम पीरियड में जो ग्रेडियंट के साथ में कूलिंग हो रही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, ये भी मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। विजयनगर रूलर क्लेम डेट दे वर्शिप पर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ लॉर्ड वीरूपक्ष, ये हम पढ़ते हैं। वेंकटेश्वर नहीं है, मुरुगन के ऊपर नहीं है, वल्लवा के ऊपर नहीं है, वीरूपक्षा टेम्पल हम्पी में आपको मिल जाता है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको यहाँ से पता चलता है कि विजयनगर कितनी तगड़ी थी। मैं अभी पूछा था कि भटकल, भटकल पोर्चुगीज को किसने दिया था, पोर्चुगीज को किसने दिया था, उसका आंसर कृष्णदेव था। इसका आंसर भी कृष्णदेव ही है। तो अगर आपको ऑप्शन में कोई कृष्णदेव दिख जाते हैं तो कृपया करके उनको आंख बंद करके आंसर मार दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है। अदरवाइज आपको दूसरे ऑप्शन भी देखना है, देवराय 2 भी हो सकते हैं, राम राय हो नहीं सकते, क्योंकि इनकी वजह से हम तालीकोटा में हार गए थे 1565 में। देवराय 1 भी रेयर चांसेस हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए किसके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था। डोमिंगो पीएस कृष्णदेव के टाइम पे आए थे, तो ये आंसर वैसे ही हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि देवराय 2 के टाइम पे कौन कौन आए थे और देवराय 1 के टाइम पे कौन कौन आया था। राम राय के टाइम पे तो कोई नहीं आया था, आए होंगे तो इनका नाम नहीं है। ऑफ मीडियम हाइट एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, गुड फिगर rather than fat than him, he has on his face sign of small pox। तो अब ये पूछ सकता है which of the following विजयनगर king had a sign of small pox as explained by the PS। sign of small pox, तो स्मॉल पॉक्स था कृष्णदेव राय को। बस एक फैक्ट बन गया आपको याद करने लायक, जरूर कर लो, क्योंकि यूपीएससी किसी भी हद तक जा सकता है विजयनगर किंगडम में, किसी भी हद तक। आई सेड मतलब सारी लिमिट क्रॉस कर देगा। नहीं कहते नहीं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो ये जमाना छोड़ देगा कृष्णदेव राय के लिए। बस आंसर मिल जाना चाहिए तगड़ा वाला, तो याद कर लो। साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स डोमिंगो पीएस ने बोला था, कृष्णदेव राय के लिए बोला था। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल में सर्टेन रिजर्व लॉ है जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू से, ऑल्दो दे आर कम इन द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 11th शेड्यूल हमें पता है और 6th शेड्यूल हमें पता है ट्राइबल एरिया को लेके, अदर देन AMTE के एरिया की बात हो रही है, 6th शेड्यूल है। देन वी हैव द 11th शेड्यूल, 11th एंड 12th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को लेके 12th फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप देखो, ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस to the government of India upon such legal matter and to perform such other duty of a legal character as may from time to time be referred to or assigned to him by President of India। What is wrong with that? यही तो काम है अटॉर्नी जनरल का। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जो कि हमें पता है, who assists the attorney general and is himself assisted by the several additional solicitor general। ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हुए, दोनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टिमेट कमेटी के सारे मेंबर लोकसभा से हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा से भी होते हैं, कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में भी राज्यसभा से होते हैं। तो ये दोनों तो काट दोगे, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 3 में से जनरली 2 करेक्ट करता है 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर 1 आउट ऑफ 3 भी करेक्ट करता है 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स, और एक जो एक्सेप्शन केस 1 आउट ऑफ 10 टाइम होता है उसमें कुछ भी आंसर हो सकता है। ये पैटर्न है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो
तो आपको नॉलेज से जाना है, नॉलेज के बाद आपको 2 आउट ऑफ 3 वाले ऑप्शन या 1 आउट ऑफ 3, तो आप 50-50 में तो वैसे ही आ जाओगे। In the passing of money bill, the Rajya Sabha has the limited power in that it shall return the bill with or without any recommendation with a stipulated time period of 14 days. ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत जिंदाबाद, लक्ष्मीकांत जिंदाबाद, इसको आप पढ़ लेना। Which one of the following statement with regards to Article 19(1) of the Constitution of India is correct? 19(1). Freedom under these articles are not absolute. Yes, there are so-called reasonable restrictions on the ground of public safety, law and order and maintenance, ऐसे कुछ करके है, 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल। वही तो बात हो रही है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिवली कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, बोथ ही करेक्ट होते हैं, क्योंकि बोल रहा है फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? बिकॉज देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एब्सोल्यूट। बोथ आर करेक्ट। आपको पता होना चाहिए दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव सेंस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दोनों ही करेक्ट होंगे। Which of the following is not a part of 5 principle enshrined in the Panchsheel agreement? Mutual non-aggression सही बात है, mutual non-interference सही है, peaceful coexistence बिल्कुल सही है, cultural cooperation। पंचशील में ऐसी कोई बात ही नहीं है। पंचशील का सिद्धांत तक किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कोई और कंट्री दखल अंदाजी बिना पर्पस के, बिना कोई सही रीज़न के या किसी भी रीज़न के, जब तक कि वो बहुत ग्रेव रीज़न हो तब तक नहीं करेगी। दैट इज द केस। तो यहाँ पर 5 सिद्धांत थे, वो पढ़ लेना। कनकलता बरुआ, ठीक है। सेक्रीफाइस द लाइफ वाइल पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट ईयर 75th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आया था, इसके ऊपर एक पूरी बुक निकली है जिसके अंदर हमारी फीमेल या विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बात हुई है, जिसमें कनकलता बरुआ, मतरंगिनी हजारा, इन टाइप के लीडर्स के ऊपर बात हुई है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना। आप अभी इतना याद कर लो कि कनकलता जो बरुआ थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थी। कल के दिन में पूछ लेगा कि एक स्टेटमेंट देगा, कनकलता बरुआ द फ्रीडम फाइटर डाइड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट विच विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको इस टाइप की चीज सोच के चलनी है। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह विच विल बी नॉन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कनकलता बरुआ आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूंगा बना के, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। वेयर इज कोरियोलिस इफेक्ट इज लार्जेस्ट? एट द नॉर्थ पोल आपको कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा, और आपको इक्वेटर पे पता है कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। नॉर्थ पोल पे ज़्यादा मिलता है। अब देखो साउथ पोल नहीं दिया। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज़्यादा होता है, नहीं होता है। जितना ऊपर आप लेटीट्यूड में जाओगे कोरियोलिस फोर्स उतना ज़्यादा फील होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। एट द इक्वेटर तो होता ही नहीं है। एट दी 45 डिग्री एल्टीट्यूड इन दी हेमिस्फीयर नहीं होता है सबसे ज़्यादा। अगर इक्वेटर पे 0 है तो जितना आप खुद अकल लगाओ, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा तो बढ़ते ही जाएगा वो। तो कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल पे दिखेगा, क्योंकि साउथ पोल नहीं दिया था, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता अगर दोनों ही दिए होते। तो आप खुद ही देखो, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे भी। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर? बिहार और मणिपुर में ये नेवर परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर क्यों नहीं होती हैं? ऐसे नहीं आ रही, मतलब इस तरीके से कभी नहीं गिर रही हैं इन स्टेट्स में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो जहाँ जहाँ से पास होगी वहाँ वहाँ पे ये फिनोमिना हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पर नहीं होगा। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि 23 डिग्री हाफ टिल्ट जिस स्टेज से पास होगा, जैसे ये हमारी है, ये हमारा सन है, तो ये जो 23 डिग्री का हॉरिजन से एक्सिस बन रहा है, तो यहाँ जो इस एंगल से रोशनी करेगी 90 डिग्री यहाँ क्रिएट नहीं होगा। किस स्टेट में? जिसमें से ट्रॉपिकल कैंसर पास नहीं होगी, कैन नेवर बी परपेंडिकुलर। तो वहाँ पर हमेशा जो लेटरल आएगा तो टेढ़े में आएगा, मतलब स्लैंट हाइट के साथ आएगा। तो 180 इज राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? ईस्ट में कौन सी फ्लो करती हैं? देखो, देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, देर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पलार, पेरियार, पैनार, कालिंदी।
तो पलार और पेनार ये है आपकी ईस्ट में फ्लो करती हैं। पेनार नदी, पेलार, पेरियार और काली नदी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, तो आपको 1 and 3 इज द राइट आंसर। आप याद ही कर लो, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग इंडिया का मैप है, जिसको याद कर लो। नहीं तो मैं ये मैप ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम के, जिसकी आईडी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर दूंगा, तो आपका कोई भी और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज आर करेक्टली मैच विद डेक्कन रिवर्स। ठीक है, अब डेक्कन की जो रिवर्स है उनको पूछा गया है। ट्रिब्यूटरीज किस किस की याद रखनी है, देखो भवानी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप बताएं, क्या ये तुंगभद्रा की है, क्या ये गोदावरी की है? ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसको मैं आपको बता रहा हूँ ना, चैनल पर डाल भी दूंगा कि तो आपके मैपिंग से आप थोड़ा सा वह काबिनी कावेरी की है, काबिनी कावेरी की है, ये सही है, आप पढ़ते हो। मंजरा गोदावरी की है, हम पढ़ते हैं। गोदावरी की प्रणेता भी है। और आप गोदावरी कौन कौन सी पढ़ते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मंजरा है, प्रणीता है, ठीक है। भीमा, भीमा महानदी की है, भीमा महानदी की नहीं है। तो आपको ये भी बताना है कमेंट में किसकी है। और इसमें 2 and 3 है, तो देखो अगेन वही बात हो गई, 2 out of 4 करेक्ट करने की यूपीएससी की टेंडेंसी, 2 out of 4 करेक्ट करने की यूपीएससी की टेंडेंसी उसके ऑप्शन फ्रेमिंग से ही दिखती है। तो 2 out of 4 करेक्ट करने की उसकी ऑप्शन फ्रेमिंग से ही दिखती है। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो। तो अगर आपको देते हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, अगर इसमें लिखा होता कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आप ओनली 2 मार के भाग जाते। इसमें आप ओनली 2 मार के भाग जाते, इसमें आप ओनली 2 मार के भाग जाते। देर आर चांसेस कि वो सही हो जाता, वो हो गई होगा, क्योंकि उनकी माइंड सेट यही है। इसकी जगह वो ये सब ना देके वो लिख देते ओनली 2, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट था करेक्ट। तो आप ओनली 2 मारते और सही हो जाता। फिर आप सोचते कि मेरा प्री कैसे निकल गया, प्री ऐसे निकल जाता। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग ओनली 2 कल्चर। अगर आपको नहीं आता है, आप श्योर नहीं हो 100%, मान लो आपको चारों के बारे में नहीं पता, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केस विच इज़ ऑब्वियस कि आपको नहीं पता होगा, तो देन यू कैन गो फॉर दैट ओनली 2, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। यूपीएससी जैसे पूछता है वैसे पूछता है। विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिसिएबल अमाउंट इन लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। पोटाश मिलता है। ठीक है, तो ये आप बेसिक सॉइल का नेचर आपको सारी के याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम विच इज गोइंग टू बी अपियर इन 2025। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट निकालें। ब्रह्मपुत्रा राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ये सबको पता है। टेक यू टर्न नियर नामचा वर्मा, एंटर इंडिया थ्रू गॉर्ज, ये भी सबको पता है, जेनरिक। नॉट मी बट यू इज़ द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्विस, एनएसएस का है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं कह दूँ और फिर वो आ जाए, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा। फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज, हेल्दी हार्ट कैंपेन था, ये सब ठीक है। कोझिकोडे सिटी ऑफ म्यूजिक बना है, नहीं, मुझे तो पता है ये सिटी ऑफ लिटरेचर बना है, तो ये तो स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर दिया। गरबा यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल साइट, ये तो सही स्टेटमेंट है। आई थिंक कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर बना है, तो ये तो गलत ही है। और ग्वालियर हैज़ बीन सिटी ऑफ म्यूजिक बना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो इन्होंने ये स्वाइप कर दिया कहीं ना कहीं, सिटी ऑफ म्यूजिक नहीं बना है, सिटी ऑफ लिटरेचर है कोझिकोड, और जो सिटी ऑफ म्यूजिक था उसको लिटरेचर कर दिया। तो यूपीएससी की जो खिलवाड़ की आदत है, देखो 1 out of 3 करेक्ट करेगा या तो 2 out of 3। देर आर चांसेस 50% चांस इसके हैं, 40% चांस इसके हैं, और ये करेक्ट होने के भी चांसेस हैं, वो है 10%। तो ये इसके रेशियो को हमेशा याद रखना। तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप 2 out of 3 पे जाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, आपको लगता है कि 1 out of 3 सही हो सकता है, तो आप उस पर जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 2 out of 3 पे जाओगे, क्योंकि 1 out of 3 सही होना या 0 out of 3 सही होने के 10% चांस है। एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिशन एशियन वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, थाईलैंड। अब ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन October 23 इन पुणे। ठीक है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस फ्लैग्ड ऑफ इंडिया बेंगलोर 5th in 2023। विकसित भारत यात्रा फ्लैग्ड ऑफ। देखो फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग्ड ऑफ, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बहुत ही चारों सिमिलर बना दिया, ऑल 4 आर करेक्ट ही दिखा रहा है। हालांकि इसमें कुछ गलत भी बना सकते थे,
बट आप ओनली 2 के साथ ही जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता था तो वो भी चलता, मतलब आपके मोस्ट ऑफ द केस में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको टॉप नहीं करना, अगर नहीं तो आप अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उलास स्कीम इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। उलास इज आर नॉट करेक्ट। इट इज अ सेंटेंस फॉर स्कीम विच एम्स टू सिक्योर चिल्ड्रन, सिक्योर चाइल्ड फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो ये सही है, तो ये गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट पूछा है। इट इज अ स्कीम अलाइन विद NEP विच एम्स एट एम्पावरिंग एडल्ट एजिंग अबव who could not get ये कह रहा है इट इज अ स्कीम अलाइंड विद NEP which aims at empowering adult age 15 और above who could not get due schooling। ऐसा कुछ नहीं है उल्लास। सेंटेंस पीरियड एम है सिक्योरिंग चाइल्डहुड फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो उनके चाइल्डहुड की बात हो रही है या 15 एंड अबव की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये ओनली 2 इज द आंसर, क्योंकि नॉट पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नाटो, आप बताओ, स्वीडन है लेटेस्ट मेंबर या फिनलैंड है। देखो, इट वॉज फॉर्म्ड आउट साइन बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी, ये बिल्कुल सही है। रशिया इज नॉट अ मेंबर, डेफिनेटली उसके तो अगेंस्ट ही खड़ा रहता है, तो वो मेंबर कैसे होगा, ये भी सही है। इट डेराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम UN चार्टर, UN का चार्टर है, उससे अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है, तो डेफिनेटली ये सही है। नॉट करेक्ट, फिनलैंड इज लेटेस्ट मेंबर फिनलैंड नहीं है, स्वीडन 32nd मेंबर। In January 2024, India has entered into the bilateral agreement through which of the following will provide a great assistance to the country to 20 feet Bailey Bridge. Identify the country. Nepal is the right answer. Which of the following joint military exercise was not conducted between India and USA? वज्र प्रहार हम करते हैं, मालाबार हम करते ही हैं, वरुणा भी हम करते ही हैं, लेकिन युद्धाभ्यास हम नहीं करते, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया सिक्योर 10th रैंक इन शिपमेंट कैटेगरी वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सही है। मरीटाइम इंडिया समिट विशाखापट्टनम में हुई, सही है। मरीटाइम अमृतकाल 2047 वॉज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग ग्लोबल मरीटाइम इंडिया समिट, ये भी सही है। ऑल 3 आर करेक्ट। तो ये पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला, और आप इसको अपने जो अदर पेपर्स हैं और जो UPSC के PYQ है उनमें और अप्लाई करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और थोड़ा एक आपको नैग मिल जाएगा किस तरीके से प्रीलिम्स को टैकल करना है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी फॉर द वन मिस्टेक इन 149th क्वेश्चन, आई थिंक युद्धाभ्यास नहीं है, वरुणा हमारी फ्रांस के बीच में होती है, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए आई वॉज नॉट श्योर। तो ये हमारी सही है तीनों एक्सरसाइज, ये हमारी USA से होती है, एंड वरुणा हमारी फ्रांस से होती है, वरुणा जो हम करते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप करेक्ट कर लेना। कुछ कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, तो मैं उसको ज़रूर मेंशन कर दूंगा, और गलत हो तो आप प्लीज़ टू कमेंट। कुछ आंसर होंगे उसमें 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, और प्लस थोड़ा सा शायद मेरे से मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती है, एंड आई चेकड इट, सो आई करेक्टेड इट, और जो भी करेक्शन होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अबाउट अप्रोच। फैक्चुअल क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं, नॉलेजेबल क्वेश्चन देर आर चांसेस कि वो लेस इनकरेक्ट होंगे, और आंसर की ऑफिशियल भी आएगी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।